Assalamualaikum dear student. I hope all of you will be fine. This is me Muhammad Waleed Anjam. Today we are going to discuss next topic which is young double slit experiment जिसको हम YDSE का भी नाम देते हैं. स्टूडेंट ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली हमारे पास जो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट हम कहते हैं कि उसमें इस प्रोसीजर को या प्रोसेस को हम देखते हैं और इस इंटरफेरेंस में हमने ये बात प्रूव कर दी कि ये वेव नेचर ऑफ द लाइट है. जो हाइगन की थ्योरी थी कि जो लाइट है उसकी एक वेव नेचर है, तो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट जिसको हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूव करेंगे उसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सोर्स हो और उस सोर्स से जो आने वाली रेज ऑफ द लाइट हैं उन रेज ऑफ द लाइट को जो किसी स्क्रीन पर पड़ रही हैं हम उन पर यहाँ पर ये दो होल्स बना देते हैं, ये दो स्लिट्स का काम करते हैं और इनको हम नाम देते हैं S1 और S2. यहाँ से जो फर्दर है वो रेज ऑफ द लाइट इस तरह से हम कहते हैं बाहर निकलेंगी या प्रोपोगेट करेंगी और इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा कि ये जो बीम्स हैं या रेज ऑफ द लाइट हैं ये आपस में इंटरफेयर करती हैं और किसी दूसरी स्क्रीन पर जो कि पहली स्क्रीन के पैरेलल हमने रखी हुई है वहां पर ये दोनों रेज ऑफ द लाइट जो हैं वो आपस में इंटरफेयर करेंगे और इसकी इंटरफेरेंस के रिजल्ट में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं. ये हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की एक रिप्रेजेंटेशन है. ये लास्ट टॉपिक में हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कंडीशंस फॉर द डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिहाज से. तो स्टूडेंट हम ये कहते हैं यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं जो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है. द पोर्शन of wavefront incident on screen behave as a source for सेकेंडरी वेवलेट्स. ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वो पोर्शन जो किसी एक वेव फ्रंट का जहां पर हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पर इस स्क्रीन पर हम अगर इन दो होल्स को देखें या स्लिट्स को देखें, इन रेज का जो पोर्शन जिसको हम वेव फ्रंट कहते हैं जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है वो क्या है, वो सोर्स है. S1 और S2 वो सोर्स हैं, बिहेव एज अ सोर्स. किसके लिए? सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए जो इसके बाद सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे और उन सेकेंडरी वेवलेट्स को मिला के हम जो न्यू वेवफ्रंट बनाते थे. तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो वेवलेट्स जो इस स्क्रीन से बाहर निकल रहे होंगे वो फर्दर आपस में मिलते हैं और उनकी इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जिसके रिजल्ट में ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं. स्टूडेंट इसी तरह से एक और पॉइंट है जो यहाँ पे दी सेकेंडरी वेवलेट्स लीविंग स्लिट आर कोहेरेंट. ये कोहेरेंट क्यों है? ये कोहेरेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो बेसिकली सोर्सेज ऑफ द लाइट हैं वो किसी एक सोर्स से ही हम कहते हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं. ये यहाँ पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे वो किसी एक ही सोर्स से आ रहे होंगे तो उनकी वेवलेंथ भी सेम होगी और उनका फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा. लिहाजा इस पॉइंट के लिहाज से हम ये देखते हैं कि जब ये आपस में दोनों मिलेंगी तो इनके मिलने से क्या होगा, जो ब्राइट और डार्क बैंड की सीरीज बनेगी. इस तरह की अरेंजमेंट को हमने यहाँ पर भी डायग्राम में दिखाया हुआ है. हम कहते हैं कि ये सपोज हमारे पास कोई भी एक इंसिडेंट वेव है, बुक पर हमारे लिखा भी हुआ है कि ये जो इंसिडेंट वेव है ये किसी भी स्क्रीन में अगर हम एक होल कर दें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं और ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं फर्दर हमने एक स्क्रीन रखी जिसमें से दो होल या स्लिट ये देख सकते हैं हम कहते हैं और ये यहाँ पर S1 और S2. ठीक है जी, ये दो सोर्स बन गया और इन दोनों सोर्स से आने वाली जो या रेज ऑफ द लाइट हैं हम कहते हैं क्योंकि
वो किसी एक ही सोर्स से ओरिजिनेट हो रही हैं, लिहाजा फिर वो क्या होंगी, वो फेज कोहेरेंट भी होंगी और वो मोनोक्रोमेटिक की कंडीशन को भी पूरी करेंगी। और ये दोनों सोर्सेज से जो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वेव फ्रंट्स होंगे, जब वो आपस में मिलेंगे तो स्टूडेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ, जैसे हम ये देख लेते हैं। कहते हैं डिफरेंट पॉइंट पर जहां पर ये वेव फ्रंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे, कोई ऐसी पोजीशंस होंगी या पॉइंट्स होंगे जहां पर किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरी के क्रस्ट के साथ मिल रहा होगा, या एक का ट्रफ दूसरी के ट्रफ के साथ मिल रहा होगा। जहां क्रस्ट क्रस्ट के साथ या ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हम कहते हैं कि एक ब्राइट बैंड बनेगा। जबकि अगर हम कहते हैं कोई ऐसा पॉइंट जहां पर क्रस्ट ट्रफ के साथ या ट्रफ क्रस्ट के साथ मिले, तो वहां पर जो इंटरफेरेंस होगी वो स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में डार्क बैंड बनेगा। इस बात को थोड़ा सा हम एक लिख भी लेते हैं कि ब्राइट बैंड कब बन रहा है और डार्क बैंड कब बन रहा है। ब्राइट बैंड और डार्क बैंड हम हिंट पॉइंट के लिए यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो ब्राइट बैंड है ये तब बनता है जब क्रस्ट क्रस्ट के साथ मैच करता है, ठीक है जी, या ट्रफ ट्रफ के साथ मैच करता है या मीट करता है, और इसी के क्रॉसपॉन्डिंगली अगर हम ये कहें कि डार्क बैंड है तो क्रस्ट ट्रफ के साथ या ट्रफ क्रस्ट के साथ, तो रिजल्टेंट हमारे पास सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन जाते हैं। स्टूडेंट इसी के लिहाज से अगर हम इस चीज को डिस्कस करें तो ब्राइट और डार्क बैंड को डिस्कस करने के लिए एक और अरेंजमेंट है जो यहाँ पर हम देखेंगे, और हम उसको नाम लेते हैं कि हमारे पास इन ब्राइट और डार्क बैंड की कंडीशंस क्या है। कंडीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। स्टूडेंट यहां पर वैसे हमने हमारी बुक पर अगर हम देखें भी तो लिखा हुआ मैक्सिमा इसे बोलते हैं, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर, तो ये बेसिकली मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल सके जो बुक पर पॉइंट लिखा हुआ है उसके लिहाज से। यहाँ पर हमें एक डायग्राम नजर आ रही है, ये भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही की अरेंजमेंट है। हमने एक स्लिट पे एक स्क्रीन पे ये दो स्लिट या होल्स यहाँ पे बनाए, ए और बी, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसे डी का नाम दिया जाता है, विच इज कॉल्ड स्लिट स्पेसिंग। और इस स्लिट से हमने एक फासले पर, यानी कि अगर हम देखें इन दोनों स्लिट्स का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये देखें सी, इस पॉइंट सी से एक स्क्रीन पर जो फासला है जो हमने इस स्लिट से कितनी दूरी पर रखी हुई है, एल डिस्टेंस पर रखी हुई है, और ये उस स्क्रीन का सेंटर है जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम कहते हैं कि इस स्क्रीन के सेंटर ओ से किसी एक पॉइंट पी पर, सपोज ये वो पॉइंट पी है, ठीक है, इस पॉइंट पी पर ये दो रेज ऑफ लाइट, ए से एक लाइट जिसे ए पी का नाम दिया जाएगा, मैं यहाँ पर ए पी इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे, और बी से एक लाइट जो पी पर, जिसे हम बी पी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो रेज ऑफ लाइट हैं, ये जाती हैं, ये इस पॉइंट पी पर मीट करती हैं या इकट्ठी होती हैं, जब यहाँ पर मीट करेंगी तो इन दोनों के इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हमने ये बात पढ़ी है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पूरी होंगी और ब्राइट या डार्क बैंड्स बनेंगे। यही वो हमारे पास पॉइंट है कि कंडीशन फॉर द ब्राइट एंड डार्क बैंड। स्टूडेंट हम यहां पर बेसिकली क्या देखेंगे कि ये जो हमारे पास दो रेज ऑफ द लाइट हैं, एपी और बीपी, ये आपस में डिफरेंट हैं। इन दोनों की अगर हम देखें तो लेंथ डिफरेंट है, या फासला ए से पी तक या बी से लेकर पी तक वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम नाम देते हैं ए डी। कहता है ये जो लाइन है ए डी, ये बेसिकली इसलिए ड्रॉ की ताकि हमें ये बात लिखने में आसानी हो जाए कि ए पी और डी पी ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब फिर ये जो बी से लेकर डी तक का फासला है जिसे हम बी डी कहेंगे, ये बेसिकली क्या है, इन दोनों रेज के दरमियान में पाथ डिफरेंस कह सकते हैं।
और वहां बुक पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ये जो पाथ डिफरेंस है इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं, ये डिफाइन करेंगी कि ये दो रेज जो यहां पर पॉइंट पी पर मीट कर रही हैं इनसे बनने वाली जो इंटरफेरेंस है वो कौन सी है। तो वहां पर उसने पॉइंट लिखा हुआ है, जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखने लगा हूं। द नंबर ऑफ wavelengths इन बी डी, जो कि बेसिकली क्या है, इन दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस है। डिटरमिन whether at पॉइंट P के पॉइंट P पर देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनके दरमियान में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इस डायग्राम को हम लोग बड़ी आसानी से अब समझ चुके हैं। मैं इसके लिए पॉइंट्स लिख भी देता हूं। ए बी जो है जो कि डी के बराबर है, ये स्लिट स्पेसिंग है। सी से लेकर ओ तक जो फासला है ये लेंथ है बेसिकली किसके दरमियान, इन दो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान। और इसी तरह से एपी और बीपी दो रेज हैं और बीडी जो है ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। और ये पाथ डिफरेंस हमें बताएगा कि यहां जो इंटरफेरेंस होगी वो किस टाइप की होगी। अगर स्टूडेंट हम इस पाथ डिफरेंस के लिए देखें तो हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, कि अगर मैं यहां से देखूं तो हमारे पास ए डी और बी या बी ए डी, ये जो ट्राइंगल बन रही है बी ए डी, इस ट्राइंगल में जो एंगल थीटा है, यहां पर ये एंगल थीटा मैंने बनाया भी हुआ है। और इस एंगल थीटा के लिहाज से अगर हम देखें, इन ट्राइंगल बी ए डी, इस ट्राइंगल बी ए डी के अंदर जो साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होता है, किसी भी ट्राइंगल में जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और इस ट्राइंगल में देखें जो परपेंडिकुलर है वो बीडी है और जो हाइपोटेन्यूज है वो ए बी है। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाय ए बी, फासला जो है वो किसके बराबर था, डी के बराबर। तो बी डी इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ये बी डी जो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में, इन दो रेज के दरमियान में पाथ डिफरेंस है, इसको हम लिखते हैं बी डी इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहां से अगर हम देखें, ये जो बी डी इक्वल्स टू डी साइन थीटा है, ये डिटरमिन करेगा कि किस पॉइंट पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और किस टाइम पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी हुई थी कि जब कभी भी जो पाथ डिफरेंस है जिसे हम बी डी कह रहे हैं विच इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, अगर ये वेवलेंथ लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल हो तो हम कहते हैं कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी हो जाएगी। और यहां पर जो m है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास जब कभी भी होगा तो हम कहेंगे कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को पूरा करेगा। और इसी के क्रॉसपॉन्डिंगली अगर हम देखें कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लिखेंगे कि यही जो पाथ डिफरेंस है बी डी, जिसको आप डी साइन थीटा कह चुके हैं, जब कभी भी ये ऑड मल्टीपल होगा किसका, हाफ वेवलेंथ का। तो ये इंटरफेरेंस वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, उसमें हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि इंटरफेरेंस की जो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की डेफिनेशन है, जब कभी भी वेवलेंथ का हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल हो, इस केस में भी हम m की जगह पर 0 1 2 3 4 रखेंगे, सॉरी। अब बच्चे कहते हैं कि सर हम ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये ऑड मल्टीपल हो और यहां पर m की वैल्यू आप सारी लिखी जा रहे हैं। बेटा देखिए, अगर हम m की जगह पर सपोज 0 पुट करते हैं तो यही जो BD है which is equals to d sin theta, m की जगह पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 plus 1/2 into लैम्डा बनेगा which is equals to लैम्डा by 2। और अगर हम इसे देखें तो ये लैम्डा by 2 का फर्स्ट मल्टीपल है। और स्टूडेंट अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, BD equals to d sin theta equals to 1 plus 1/2, और 1 plus 1/2 का अगर हम एलसीएम लें और तो ये बेटा बन जाता है 3 लैम्डा बाय 2 रिजल्ट आएगा। ये लैम्डा बाय 2 का देख सकते हैं कि 3 आ गया। और अगर आप 2 लिखें, अब देखिएगा यहां पे मैं लिख 2 रहा हूं, d sin theta is equals to 2 plus 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, और 5 लैम्डा बाय 2 इसे लिख सकते हैं। आप रिजल्ट देख सकते हैं कि लैम्डा बाय 2 के साथ 1 3 5 यानी कि ऑड मल्टीपल्स, तो हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी कंडीशन पूरी हो जाती है। स्टूडेंट इसी तरह से हम एक और पॉइंट यहां पर देखते हैं कि चूंकि बेसिकली ये दोनों रेज इस पॉइंट P पर इकट्ठी हो रही हैं या मीट कर रही हैं, तो O से लेकर P तक जो फासला है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से, और इस स्लिट से स्क्रीन तक का जो फासला है जिसको सीओ कहा हमने, वो किसके बराबर था, एल के बराबर था। तो स्टूडेंट अगर हम इस लिहाज से देखें तो हमारे पास ये एक और ट्राइंगल बनती है, जिस ट्राइंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं, पी सी ओ। यहां पर जो बनने वाला एंगल है वो भी थीटा ही है। इन ट्राइंगल पी सी ओ हमारे पास अगर हम देखें जो टेंजेंट थीटा है जो कि इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट अगर हम देखें ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली ये जो साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये y के बराबर है, आप इसे OP भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जिसके साथ ये देखिए जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का बन रहा है, तो हम यहाँ इसे CO को क्या नाम दे के आए हुए हैं, L। तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल्स टू L टेंजेंट थीटा। और स्टूडेंट यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि जब थीटा एक स्मॉल वैल्यू होगी, थीटा एक स्मॉल एंगल होगा, तो उस वक्त साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। इसके लिए हमारी बुक पर एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल की जो वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पुट करने लगा हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। ये टेबल आप बुक से देख भी सकते हैं कि हमारे पास यहां पर थीटा है, ये साइन ऑफ थीटा है, और ये टेंजेंट ऑफ थीटा है। जब थीटा हमारे पास स्मॉल एंगल होता है, जैसे बुक पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 और 10, मैं यहाँ पर 2 4 और 6 की वैल्यूज लिख देता हूं, तो वो रिजल्ट है 0.035 0.035। दोनों वैल्यूज आप देख सकते हैं सेम है। उसके बाद 0.070, तो ये भी 0.070। उसके बाद कार्बन 0.104 है और ये 0.105 है। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि नियरली एक दूसरे के ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो लिहाजा इस कंडीशन को देखते हुए हम इस इक्वेशन में टेंजेंट थीटा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा पुट कर सकते हैं, और y इज इक्वल्स टू L साइन थीटा।
अगर स्टूडेंट हम इस रिजल्ट से देखें तो ये हमारी जो दो इक्वेशंस थी, यहां पर हमने देखा इक्वेशन नंबर, इसे 1 का नाम दे दें और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और ये जो इक्वेशन हमने अभी लिखी है इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, तो स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से साइन थीटा की वैल्यू निकालें 1 से, ठीक है जी, और वो वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो इस O से लेकर P तक का फासला है y, जिसे हमने नाम दिया था, ये y किसके बराबर होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और किसके बराबर होता है जब यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो हम स्टूडेंट उसको नाम देते हैं कि किस जगह पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा और किस जगह पर हमारे पास डार्क फ्रिंज बनेगा। जी स्टूडेंट, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम ये देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक अगर हम देखें तो विच इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, अगर हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालें सिर्फ तो रिजल्ट आ जाएगा एम लैम्डा ओवर डी। और इसी तरह से अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जो हमारे पास पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज होगा उसके लिए फार्मूला जो था डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, और यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये रिजल्ट आ जाएगा एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा ओवर डिवाइडेड बाय, ये डी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको हम नाम दे सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, और इक्वेशन नंबर 3 और 4 की जो वैल्यूज हैं, सॉरी 4 क्योंकि 3 हम पहले नाम दे चुके हैं तो इसे 4 का नाम दे लेते हैं और ये 5 का नाम दे लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करें जो किसके इक्वल थी, y इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा, ये मैं इक्वेशन नंबर 3 इधर भी लिख रहा हूं और y इक्वल्स टू एल साइन थीटा इधर भी लिख रहा हूं। अब अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एल और साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं एम लैम्डा ओवर डी, ठीक है जी। और इसी तरह से इस इक्वेशन के मुताबिक एल वैसे आ जाएगा और साइन थीटा एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो दो न्यू इक्वेशंस आ जाएंगी, इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। ये पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज के लिए इक्वेशन है और ये पोजीशन ऑफ द फॉर द डार्क फ्रिंज उसके लिए ये इक्वेशन है। अब स्टूडेंट हम ये कहते हैं एक जो टर्म है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन हम करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ two consecutive bright or dark bands is called fringe spacing या फ्रिंज विड्थ। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट को देखें, अगर सपोज करें कि मेरे पास अगर एक ब्राइट बैंड जो है उसको मैं नेम दे देता हूं, जनरल नेम YM, ठीक है जी, वो जिस पोजीशन पर, और उससे जो अगला होगा वो M तो नहीं होगा, वो M+1 होगा। तो YM और YM+1 ये दो के दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो फ्रिंज विड्थ होगी। यानी कि मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास एक YM है जो कि किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन को देखिएगा एम लैम्डा एल ओवर डी, और अगर इससे जो नेक्स्ट है वो मेरे पास क्या है M+1, तो जो उसका फासला होगा स्क्रीन के सेंटर से वो होगा M की जगह पर M+1 लिख देंगे। सिंपली ये काम करना है हमने,
लैम्डा एल ओवर डी, और इन दोनों के दरमियान में अगर ये mth बैंड है और ये m प्लस 1th बैंड है, ठीक है जी, तो हमें इसको लिख भी सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन m एंड m प्लस 1th बैंड, डिस्टेंस बिटवीन mth एंड m प्लस 1th बैंड, यानी कि दो के दरमियान जो फासला होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसे हम लिखेंगे डेल्टा वाई विच इज इक्वल्स टू m प्लस 1th बैंड माइनस mth बैंड। m प्लस 1th बैंड की जो वैल्यू है वो है m प्लस 1 इंटू लेमडा एल ओवर डी, और mth बैंड की जो वैल्यू है वो है m लेमडा एल ओवर डी। इन दोनों में स्टूडेंट अगर हम देखें तो लेमडा एल ओवर डी कॉमन है, तो अगर हम वो कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस 1 इधर बचेगा। पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, लेमडा एल ओवर डी, यहाँ पर m प्लस 1 बचा माइनस यहाँ पर m बचा, ये m से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेमडा एल ओवर डी। ये है जी डेल्टा वाई, ये है डिस्टेंस दो ब्राइट बैंड्स के दरमियान में। और इसी तरह से हम अगर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव डार्क बैंड्स देखें तो वो किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड्स, उसका रिजल्ट अगर हम देखें तो अगर मैं ये कहता हूं डार्क बैंड की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल थी, m प्लस 1 ओवर 2 लेमडा एल ओवर डी। अगर एक मेरे पास mth बैंड है, मैं यहां पर लिख लेता हूं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ब्राइट बैंड के लिए यहां पर किया है। अगर मेरे पास एक mth बैंड है तो उसका रिजल्ट तो यही आएगा, लेमडा एल, मैं लिख भी देता हूं, उसको हम लिखेंगे ym इक्वल्स टू m प्लस 1/2 इंटू लेमडा एल ओवर डी, और इसके बाद जो नेक्स्ट डार्क बैंड होगा जिसे हम m प्लस 1 लिखेंगे, यहां पर इस m की जगह पर हम लिख देंगे m प्लस 1, और ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर लेमडा एल ओवर डी भी वैसे ही आ जाएगा। और अगर इन दोनों के दरमियान फासला देखना है या डिफरेंस देखना है डेल्टा वाई, तो स्टूडेंट हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम इसे डायरेक्ट ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा m प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू लेमडा एल ओवर डी माइनस m प्लस 1/2 इंटू लेमडा एल ओवर डी। अब यहां पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास इन दोनों में लेमडा एल ओवर डी स्टूडेंट कॉमन है। अब मैं इसी स्टेप पे ये काम करने लगा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर लेमडा एल ओवर डी इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, ये सपोज मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है जी, यहां पर ये देख लें कि लेमडा एल ओवर डी कॉमन निकल गया, ये रिजल्ट तो वैसे ही था, और इस रिजल्ट में अगर हम देखें ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ही हो जाएगा, और ये प्लस के साथ होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा हमारे पास कि ये m इस m के साथ कैंसिल, ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल, और इसका रिजल्ट भी क्या बचेगा, लेमडा एल ओवर डी। तो स्टूडेंट चाहे दो कंजेक्टिव ब्राइट बैंड के दरमियान फासला देख लें या दो कंजेक्टिव डार्क बैंड के दरमियान फासला देख लें, दोनों सेम आते हैं। इसका मतलब क्या ये हुआ कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ या बैंड्स आर ऑफ द इक्वल विड्थ। तो हम ये जो ब्राइट बैंड होते हैं इनको मैक्सिमा का नाम देते हैं, और जो डार्क बैंड होते हैं इन्हें मिनिमा का नाम देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपकी बुक पर लिखा भी हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये दो हिंट पॉइंट के लिए भी पॉइंट लिख लेता हूं कि ब्राइट फ्रिंजेस या बैंड्स आर टर्म्ड एज मैक्सिमा एंड डार्क फ्रिंजेस आर टर्म्ड एज मिनिमा। और यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल सेम है। अब एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पर अगर लिख लें तो हम समझ लेंगे, इस बात को समझना आसान हो जाएगा कि ये मैं एक साइड पर करके लिखने लगा हूं, लैम्डा डेल्टा वाई जो है, चाहे इधर देख लें या इधर, दोनों केसेस में रिजल्ट इसका किसके इक्वल है, लैम्डा एल ओवर डी। स्टूडेंट इस रिजल्ट में अगर देखें तो कोई से दो बैंड्स के दरमियान जो फासला है
जिसको हम फ्रिंज विड्थ का नाम दे रहे हैं या स्पेसिंग का नाम दे रहे हैं, वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो हम यूज कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीन का स्लिट से जो फासला है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो फ्रिंज की दो स्लिट्स के दरमियान जो फासला है डी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साबित ये हुआ कि अगर हम वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो यूज कर रहे हैं वो बढ़ा देंगे तो डेल्टा वाई बढ़ जाएगा, एल बढ़ा देंगे तो डेल्टा वाई बढ़ जाएगा, और डी अगर बढ़ा देंगे तो फ्रिंजेस के दरमियान में ये जो गैप डेल्टा वाई ये कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसी से रेलिवेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को साथ में वो भी पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, और हम साथ ही ये दोनों पॉइंट्स भी जो भी हमने डिस्कस किए हैं ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ is the distance between interference fringes affected by the separation between the slits? separation between the slits अभी हम ये पढ़ कर आए हैं। सेपरेशन जो स्लिट्स के दरमियान है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बनते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इस स्लिट स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस स्लिट स्पेसिंग को बढ़ाते जाएंगे तो दो कंजेक्टिव ब्राइट या डार्क के दरमियान में जो फासला होता जाएगा वो कम होता जाएगा, और इसी का हिस्सा है कि हमारे पास क्या वो जो फ्रिंजेस होते हैं वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। स्टूडेंट आप खुद देखें, अगर ये दो ब्राइट बैंड है, सपोज करें अगर इन दो ब्राइट बैंड के दरमियान फासला कम होता जाए तो कोई एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हम कहेंगे कि ये दो ब्राइट बैंड एक दूसरे के इतने करीब हो जाएंगे कि इनके दरमियान जो फासला है वो ना होने के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो अब जो फ्रिंजेस हो चुके हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो चुके हैं। वो कब होगा? अगर ये जो डी है, ये जो स्लिट स्पेसिंग है, इसको हम बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएं तो। इसी तरह से पहला क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है, जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था, आज भी हमने उसके बारे में कुछ डिस्कस किया है। अंडर व्हाट कंडीशन टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज? तो कंडीशन फॉर द डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए हमने जो रिजल्ट पढ़ा था ये वही है कि दो इंटरफेरिंग बीम्स को मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, यानी कि दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और उनके दरमियान में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लिए ही हमने यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाई थी कि हमने एक सोर्स से आने वाली दो रेज ऑफ लाइट को दो स्लिट्स में से पास किया, और वो फर्दर सेकेंडरी वेवलेट्स जो थे वो एज ए सोर्स अपीयर हुए नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए, और हमारा ये रिजल्ट हुआ कि वो पॉइंट्स जो आपस में या दो रेज आपस में मुख्तलिफ जगहों पर हम कहते हैं जिनकी आपस में इंटरफेरेंस हुई, तो उसके रिजल्ट में हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और ब्राइट या डार्क बैंड्स बनते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर सही तरह से समझ आ चुका होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।